हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार, आपका अपना चैनल एक्सेल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो हम फर्स्ट एडी समझेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों ग्रेविटेशन का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यूनिवर्स में प्रेजेंट किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम आप और आपके मोबाइल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना ही नहीं, आप अगर इस रूम में हैं इस टाइम, तो रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट और आपके बीच फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यानी फोर्स वर्क कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? इसको और अच्छे से समझने के लिए, फील करने के लिए हमने क्या किया, कुछ बोर्ड पर कुछ डायग्राम ड्रा किया गया है रियल लाइफ से लेकर के। तो इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो पहला डायग्राम में दिख रहा है कि अर्थ है, ये बाल है। ये क्या करना चाहता है, समझते हैं। तो जब बाल को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ, तो बाल क्या करता है, एक सर्टेन हाइट कवर करने के बाद बाल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ फॉल करता है। ऐसा क्यों होता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ और बाल के बीच क्या वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए बाल हमेशा नीचे की तरफ फॉल करता है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जांपल क्या है। ये दिख रहा है कि बॉय है और ये अर्थ है, और बॉय क्या है, अर्थ से चिपका हुआ है, मतलब स्टैंड है। यानी ये कहना चाहता है कि जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या अर्थ के सरफेस पर है, तो अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि अर्थ और हमारे बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर स्टैंड है, नहीं खड़े हैं। चलिए थर्ड एग्जांपल, ये देखिए प्लैनेट्स शो किया गया है। तो प्लैनेट्स और ये सन, तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व करते हैं? कि सन और प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। इसलिए क्या, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। क्लियर है? यानी हम बोल सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लैनेट्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए भी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन। क्लियर है? चलिए फोर्थ एग्जांपल क्या है। ये दिख रहा है बॉय है, और इसमें क्या है देखिए, हम समझाते हैं। जब किसी भी बॉल को या स्टोन को हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से हवा में फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, एयर में प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ऐसा पाथ फॉलो करता है। ठीक है, मान लीजिए बॉल है, तो बॉल को प्रोजेक्ट किए, तो बॉल सीधे ऐसे चले जाना चाहिए, इस तरह अगर फेंक प्रोजेक्ट किए हैं। बट क्या होता है, बॉल क्या होता है, ऐसे पाथ फॉलो करता है। उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, प्रोजेक्टाइल होती है। यानी जो पाथ है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि कोई स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिए तो ऐसा दिखेगा आपको पाथ। ठीक है, और बंदूक भी फायर करते हैं, बंदूक से गोली जो फायर करते हैं, तो कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या उसका जो पाथ होगा वो इस तरह फॉलो करेगा। चलिए हमारा जो पांचवा एग्जांपल है, इसमें क्या है, ये सन है, ये समुद्र है। तो सन और समुद्र के बीच जो क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसके कारण क्या होता है, लहरें जो उठती हैं। यानी लहरों का उठना क्या रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं, इसलिए समुद्र में लहरें उठती हैं। चलिए देखिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को रिटेन कर लेते हैं।
चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिटर्न करने से पहले हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन हम शो कर दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया फर्स्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, सेकेंड के कारण जो फोर्स डायरेक्शन हुआ इस एफ जी, और सेकेंड में क्या होगा इस डायरेक्शन, मतलब अगर इसे राइट साइड बोलते हैं तो इसे क्या होगा लेफ्ट साइड बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो लिख लेते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, ये क्या है, बिटवीन एनी टू, ये देखिए टू ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट in the universe, in the universe is known as gravitational force। क्लियर है? चलिए, अब ग्रेविटी फोर्स क्या होता है ये भी समझ लेते हैं इसके साथ। ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटी, ठीक है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से लिखा है, यहां पर ग्रेविटेशन लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, तो इसमें एक कंडीशन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट क्या होता है इसमें कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ होगा, और दूसरा का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यानी हम ड्रा कर लेते हैं, अगर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट यहां लिख देते हैं एनी अदर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स में डिफरेंस क्या है, तो अभी तो समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसी को हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, बट ग्रेविटी में एक कंडीशन होती है कि एक बॉडी क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और दूसरा का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यानी इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी फोर्स नहीं है, मतलब मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर अर्थ है तब होगा, अगर अर्थ नहीं है तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स between earth and object, any object, the force between earth and any other object in the universe is known as ग्रेविटी। क्लियर है? इसका डिफरेंस कई बार लोग पूछते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी डिफरेंस क्या है, तो ये बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो इसको डिटरमाइन किया था न्यूटन ने। तो इसका स्टेटमेंट हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए उसको समझते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप कितना उसका फोर्स का वैल्यू होगा उसको फाइंड आउट किया था न्यूटन ने। चलिए समझते हैं।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन रखा वो आर है। एक चीज नोटिस करना है कि जो डिस्टेंस लेते हैं वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के नाम लेते हैं। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, ये समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, तो जो डिस्टेंस लिया जाता है ऑब्जेक्ट के बीच वो हमेशा सेंटर टू सेंटर लेते हैं। और जब सेंटर टू सेंटर लेते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्लियर है, लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर यानी टू ऑब्जेक्ट। क्लियर, लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर एनी टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है, चलिए, तो कभी भी आपको लेना हो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो हमेशा वो क्या लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं। अब किसी माइंड में आ गया कि इससे सरफेस यहां ले सकते हैं, तो ये रॉन्ग होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑब्जेक्ट पहले का मास है m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m2 है। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा यानी Fg, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये किसने बताया था, न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला यदि आप दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट यानी आर स्क्वायर। क्लियर है, तो अगर इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो दोनों को जब इक्वेट करते हैं, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा, Fg इक्वल डायरेक्टली इक्वल्स टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं प्रोपोर्शनल हटाते हैं यानी रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G से डिनोट करते हैं, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टेटमेंट अगर पूछा जाए व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to the product of mass of body and inversely proportional to the square between them, या टू वर्ड्स बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए, Fg इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसके लिए कुछ जो पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर देता हूं यहां पर। तो Fg का यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, तो Fg की यूनिट मतलब ये फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, कैपिटल एन। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी
अगर साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है तो यूनिट लिखते समय अगर साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं पूरा कंप्लीट तो पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। और अगर उसका सिंबल यूज कर रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, जैसे जैसे आप। चलिए, एफजी की सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है, यहाँ डाइन रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? डाइन, यानी डी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, क्लियर है। आप फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में ये रिलेशन फाइंड आउट किए होंगे वहां पर। चलिए, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एफ जी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जो एफ जी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी काफी दूर तक वर्क करता है। लॉन्ग रेंज मतलब इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं। तो लेकिन ये क्या है? बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं एफ जी लॉन्ग रेंज फोर्स, बट ऐसे लॉन्ग रेंज बट वीक फोर्स, क्लियर है। जो एफजी होता है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी बिना कांटेक्ट में आए ही क्या होता है? इसमें फोर्स वर्क करता है। यहां लिख सकते हैं एफजी इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होता है और एक क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आते हैं? जैसे फ्रिक्शन आता है, टेंशन आता है, स्प्रिंग फोर्स आते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। बट नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, बिना कांटेक्ट में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट के पोल के बीच जो फोर्स लगता है तो क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। चलिए, एफजी है जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर को होता है, कभी भी रिपल्सन नहीं होता इसमें। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं तो उसमें रिपल्सन कभी भी नहीं हो सकता। यहां लिख सकते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, क्लियर है। एफजी जो होता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? देखिए, जब पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट ने क्या इस पर एक्शन किया होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने क्या रिएक्ट किया होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये एक्शन किया, इधर इधर रिएक्शन किया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां क्या होता है? ये लिख सकते हैं ओबे एक्शन रिएक्शन लॉ, एफ जी इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं एफ जी 1 है तो माइनस एफ जी 2, क्लियर है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एफ जी जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं? यहां लिख सकते हैं एफ जी जो है ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी एफ जी इनवर्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या कहना चाह रहा है? अगर आर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा, या फिर आर डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा। हमेशा अपोजिट
रिएक्ट करेगा। तो इसलिए बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ऑबे करता है। ये सेंट्रल फोर्स है, बोल सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉ लगता है हमेशा, तो बोल सकते हैं एफ जी इज ए सेंट्रल फोर्स। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा, जो एफ जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है वो पाथ पर अगर डिपेंड नहीं करता है तो उसे बोलते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो क्या उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इस एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो इसका पाथ, तीन पाथ ड्रा कर लेते हैं। एक ऐसा पाथ है, एक कर्व पाथ है, एक लहरिया के ऐसे करके पाथ है। तो फर्स्ट पाथ ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड, और क्या है, थर्ड पाथ है। तो इसके कारण जो वर्क डन होगा W1, इसके कारण W2 और इसके कारण W3। तो जो वर्क डन होगा W1, W2 एंड W3 इसका क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपसे पूछा जाए कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, तो जिसका ऐसा फोर्स जो क्या हो, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है उसका वर्क डन। अगर वर्क डन निकाला जाए तो उसका पाथ पर डिपेंड नहीं करे, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।